तो अब हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट पे कल एक आर्टिकल किया गया था और उस आर्टिकल के बाद अब यह एक प्रॉब्लम है। इस सब प्रॉब्लम पे आधारित आपका जो आगे का एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी है। तो क्वेश्चन क्या है एक बार हम देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन एन इलिप्स अंडर ए फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अभी तो आप सेंट्रल ऑर्बिट के एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं तो आपके ध्यान में है, लेकिन कहीं भी जैसे एक्सरसाइज के बाद जब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर वगैरह आएगा तो इतनी बात को ध्यान में रखना होगा कि जब कोई भी फोर्स सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ डायरेक्ट हो, उसका डायरेक्शन उधर हो, तो वो लिखे ना लिखे वही हमारा सेंट्रल फोर्स होता है। तो सेंट्रल फोर्स के जो भी हमारे फार्मूले जो भी आइडियाज हैं उनका उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा गया कि पार्टिकल मूव्स इन एन इलिप्स। जो है इलिप्स जो है वो सेंट्रल ऑर्बिट है, यानी सेंट्रल फोर्स के द्वारा पार्टिकल मूव करे और जो पाथ बनाता है वही हमारा सेंट्रल ऑर्बिट है। तो यहाँ इलिप्स पे वो मूव कर रहा है, इसका मतलब जो पाथ है वो आपका सेंट्रल ऑर्बिट जो है वो इलिप्स है यहाँ। तो विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस। ये बात सिर्फ इसलिए कहा गया है कि जब वो फोर्स फोकस की तरफ उसके डायरेक्ट है तो वो जो फोर्स होगा वो हमारा सेंट्रल फोर्स कहा जाएगा। तो अब इसके बाद हमको 3 वर्क इसमें करना है। हमको ये दिखाना है टू फाइंड फर्स्ट जो है द लाई ऑफ फोर्स। द लाई ऑफ फोर्स आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें द लाई ऑफ फोर्स ही निकालना है। तो द लॉ ऑफ फोर्स में क्या है कि जो हमारा सेंट्रल ऑर्बिट है उस सेंट्रल ऑर्बिट के इक्वेशन को लिखें और उस इक्वेशन के हेल्प से लॉ ऑफ फोर्स माने फोर्स किस लॉ के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो जो फोर्स है उसमें और आर में इसमें हमको रिलेशन निकालना होता है कि जो आर है वो हमारा फोर्स के अकॉर्डिंग किस तरह से वो क्रिएट हो रहा है। तो अब हमको लॉ ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे वो हम इस क्वेश्चन में भी देखेंगे, फिर इसके आगे के एक्सरसाइज पर टोटल वर्क आपका लॉ ऑफ फोर्स का ही है। फिर दूसरा ये वर्क कहा जा रहा है कि जो इसका पाथ है इसके पाथ पर किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा। कल के आर्टिकल में लास्ट में हम लोगों ने वेलोसिटी डेराइव किया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि यदि इलिप्स हो जाए, वो तो सेंट्रल ऑर्बिट हमारा कोई था, अब यहाँ यदि इलिप्स हो जाए तो अब हमारा जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी क्या होगा। तो ये दूसरा वर्क। और थर्ड है पीरियाडिक टाइम, यानी जो हमारा इलिप्स है, यह इलिप्स जो यह दिया गया है तो इलिप्स में ये आपका है, इसका एक फोकस को ही ये सेंटर ले लिया गया है और जो भी हमारा फोर्स वर्क कर रहा है वो इसी के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। यानी यहाँ भी पॉइंट जाएगा तो इसका डायरेक्शन फोकस की तरफ, यहाँ भी जाएगा तो फोकस की तरफ, कहीं भी रहे, यानी इस तरह का जो फोर्स है वही हमारा सेंट्रल फोर्स कहलाता है। तो अब पीरियाडिक टाइम हमको निकालना है, यानी इसके जो इलिप्स है इस इलिप्स को इस रेडियस वेक्टर के द्वारा जो हमारा सेंट्रल फोर्स है उससे यदि ये मूव करे तो यह टोटल एरिया को उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। यानी पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है तो यहाँ से फिर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, तो जो वो टाइम होगा वही हमारा उसका पीरियाडिक टाइम कहा जाएगा। तो ये 3 वर्क हमको करने हैं। पहला हम ये लेने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ फोर्स, इसका सॉल्यूशन में हम पहला लेने जा रहे हैं कि इसका लॉ ऑफ फोर्स क्या होगा, इसको डिटरमिन करना है। तो लॉ ऑफ फोर्स के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन लिखते हैं। लॉ ऑफ फोर्स से निकालना होगा तो सेंट्रल ऑर्बिट का जो इक्वेशन है उसको हम लिखें। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज, अब ये हम लोगों ने निकाला है कि d2u/d θ² प्लस u इज इक्वल टू p/h² u²। यही हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है। तो हम इसमें ये p आपका एक्सीलरेशन है
तो जब हमको लाया फोर्स निकालना होता है, यानी फोर्स और उसका जो रेडियस वेक्टर है इसमें क्या रिलेशन है, यानी फोर्स के अकॉर्डिंग आर कैसे हमको मिल रहा है, तो वो लाया फोर्स होगा। तो उसमें जो फोर्स होगा तो उसका एवरीवेयर जो आर चेंज होगा और एफ जो हमको जब वर्क कर रहा है तो एफ में मास तो आपका फिक्स रहेगा, यानी हमको रिलेशन फोर्स और जो आर में निकालना है तो वो सिर्फ एक्सीलरेशन और आर में निकालना होगा, क्योंकि यम तो उस सेंट्रल ऑर्बिट पे कहीं भी वो मूव करेगा पार्टिकल तो उसका मास एक ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं है। तो फोर्स चेंज हो रहा है, तो फोर्स के चेंज होने से हमारा चेंज क्या हो रहा है, उसका एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग हमारा आर किस तरह से मिल रहा है, तो ये हमारा लाया फोर्स में मिलेगा। तो यह जो P है, ये P ही आपका सेंट्रल ऑर्बिट जिस सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग हमको मिलता है उसका एक्सीलरेशन को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा एक्सीलरेशन है, इसी के टर्म में हमको वैल्यूज को लाना है। तब आप देखेंगे कि जिसका भी आपको निकालना होगा लाया फोर्स तो उस कर्व का इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ इलिप्स दिया गया है, तो इलिप्स का जो इक्वेशन हमको जो मालूम है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई, तो कार्टेशियन फॉर्म है, लेकिन हमारे पास जो यह जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है वो सेंट्रल ऑर्बिट में हमारा जो u, तो अब हमारा इक्वेशन पोलर फॉर्म में क्या होगा इलिप्स का, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो ये पोलर फॉर्म में इलिप्स का इक्वेशन हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, और नहीं भी पढ़े होंगे तो ये जान लें कि हमारा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको आगे वर्क करना है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। यही ई जब हमारा लेस देन 1 रहता है तो यह इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यही ई जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो और जब ई 1 हो जाता है तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो यह हमारा इलिप्स का है, इट मीन्स हम यहाँ ई लेंगे लेस देन 1 वेयर ई इज लेस देन 1। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको यहाँ इलिप्स के लिए निकालना है, तो ये हम लेस देन 1 लेंगे। यही वर्क जब हमको हाइपरबोला के लिए लेना होगा तो ग्रेटर देन 1 ले लेंगे। तो ये वर्क हमने किया। अब इसको क्या करें कि इस जो इक्वेशन रहेगा सेंट्रल ऑर्बिट का उससे हमको u निकालना होगा और d2u बाई डी थीटा इस पर यह निकालना होगा। तो u जब r के टर्म में आपका है तो u 1 बाई आर हमारा u होता है। तो इसी को अब हम लिख सकते हैं कि इस यल को ट्रांसपोज कर दो और 1 बाई आर मीन्स u, क्योंकि ये जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है वो u के टर्म में, तो यह 1 बाई आर यह वैल्यू u। अब यल को हम डिवाइड कर दें तो यह 1 बाई एल प्लस ई कॉस थीटा और बाई एल, ऐसा हमने ले लिया। अब यह u निकाल लिया गया इलिप्स के लिए। अब हमको क्या करना होगा कि सेकंड डेरिवेटिव लाना होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव। तो अब यहाँ से डिफरेंशिएटिंग with respect to theta we get du by d theta। अब यह 1 आपका कांस्टेंट है और यह इसमें सेमी लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स होता है। और सेमी लेटस रेक्टम क्या होता है कि इसका वो कार्ड जो इसके जो फोकस है उससे पास करे और इसकी एक्सिस जो मेजर एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर है, तो वो जो लाइन होगा वो इस इलिप्स का लेटस रेक्टम कहलाता है। और जब हाफ लेंगे तो वो हमारा सेमी लेटस रेक्टम होगा। तो यह यल जो है वो सेमी लेटस रेक्टम है। तो इस इलिप्स में एक पार्टिकल मूव करते हुए इसका पोजीशन चेंज होता रहे तो भी इलिप्स का जो सेमी लेटस रेक्टम है वो नहीं चेंज होगा। हमारा तो इलिप्स तो एक ही है, पार्टिकल बदल रहा है
पार्टिकल के चेंज होने से आर आपका बदलता जाएगा। जब पार्टिकल हमारे यहाँ है तो आर ए है, यहाँ रहा तो आर ए हो गया। तो पार्टिकल के चेंज होने से आर चेंज होगा, लेकिन इलिप्स नहीं बदल रहा है। तो जब इलिप्स नहीं बदल रहा है, इस मीन्स उसका जो सेमी लेटस रेक्टेंगल है वो नहीं बदलेगा। तो जब यह नहीं बदलेगा तो एक कांस्टेंट हो गया। अब हमारा ई इसेंट्रिसिटी है, वो भी हमारा कांस्टेंट है। और कॉस थीटा यही हमारा एक यहाँ से मिलने वाला, तो डी यू बाई डी थीटा, यह कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस ई साइन थीटा और बाई एल ऐसा आ गया। तो यह डी यू बाई डी थीटा निकल आया। अब हमको डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर चाहिए, तो दिस इम्प्लाई डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो माइनस ई और साइन थीटा का कॉस थीटा और बाई एल ऐसा आ गया। अब इसी की वैल्यू को जो यह इक्वेशन 1 है इसमें हम रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u and d2u by d theta square in equation 1 we get, तो यहां से d2u by d theta square ये आया हमारा माइनस e cos थीटा और बाई एल, जो हमको सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब u की वैल्यू आपका यह है 1/l और प्लस e cos थीटा और बाई एल, इसकी वैल्यू लिख लिया गया। और यह वैल्यू है यह p बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर इस फॉर्म में। अब देखें माइनस ई cos थीटा बाई एल और प्लस ई cos थीटा बाई एल, ये कैंसिल हो गया, केवल 1/l बचा। तो अब इसको इधर ट्रांसपोज करो, यानी केवल p की वैल्यू को निकालें। तो p इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर और बाई एल, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, केवल ये बचा है। तो यह एच स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एल, ये हमारा p आ गया। अब देखें जैसे हम लोग आर्टिकल जब स्टार्ट किए सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन हम लोगों ने निकाला, तो वहाँ ये देखा गया कि आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी एक कांस्टेंट हुआ था, जिसको हम लोगों ने एच से डिनोट किया था। तो जहां भी यह चाहिए इसका मतलब आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, वैसे ही एक नया कांस्टेंट हम लोग लेते हैं एच स्क्वायर बाई एल, इसको एक नया कांस्टेंट और डिनोट करते हैं उसको म्यू से, एच स्क्वायर बाई एल इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो अब यही से आप ये लिख सकते हैं कि यह एच स्क्वायर बाई एल, यह म्यू और यह यू स्क्वायर, इतना तो है ही है कि यह एच कांस्टेंट है और एल सेमी लेटेस्ट सेक्टर में कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। अब इसी कांस्टेंट को हम एक अतिरिक्त कांस्टेंट म्यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो म्यू आया वो अब जैसे इस सेंट्रल ऑर्बिट में जहां भी हमारा एच है इट मींस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी है, वैसे ही हमारा यह जो म्यू है वो डिफरेंट है कि वो एच स्क्वायर बाई एल है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इस यू को आर में बदल देंगे, तब हमारा यह म्यू बाई आर स्क्वायर, तब देखिए एक्सीलरेशन जो आया वो म्यू बाई आर स्क्वायर। अब जब इस म्यू को आप हटा देंगे तब हमको मिल जाएगा यह p इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यही हमारा लॉ ऑफ फोर्स होता है। ये लॉ ऑफ फोर्स माने जो फोर्स, अब इसमें यम से यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये फोर्स हो जाएगा, और यह यम से प्रोडक्ट करेंगे तो ये कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनल लेना है तो यम यहाँ से हट जाएगा। तो एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू दिस, इट मींस फोर्स प्रोपोर्शनल टू दिस। तो हमारा यही लॉ ऑफ फोर्स आता है। तो लॉ ऑफ फोर्स में ये देखते हैं कि फोर्स में और उसका जो रेडियस वेक्टर है इसमें किस कौन सा रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमारा आ गया कि जो एक्सीलरेशन होगा 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इससे आपको क्या मिला कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करेगा तो जो इसका रेडियस होगा उसका स्क्वायर करके 1 पाई कर दें,
वो हमारा जो इस पे एक्सीलरेशन होगा उसके वो प्रोपोर्शनल होगा। यानी कोई भी पार्टिकल इस तरह से मूव करे कि उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का रेसिप्रोकल उसके फोर्स के प्रोपोर्शनल हो, तो ये हमारा इस इलिप्स को डिस्क्राइब करेगा और ये हमारा इसमें लॉ ऑफ फोर्स हो गया। तो पहला वर्क हमने कर लिया कि लॉ ऑफ फोर्स। तो लॉ ऑफ फोर्स के लिए सीधा सा वर्क जो आपका सेंट्रल ऑर्बिट का जो भी इक्वेशन रहेगा उससे u निकालेंगे और d2u/d θ² निकालेंगे और उसी की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तब तो हम देखेंगे कि इस P में और इसमें u को r में चेंज करें, तो P में और r में क्या रेशियो आया वही हमारा लॉ ऑफ फोर्स कहलाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट में हमको निकालना है कि द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, इस पाथ पर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा ये हमको डिटरमिन करना है। कल हम लोगों ने सेकंड पार्ट को करेंगे तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो कल हम लोगों ने जो फार्मूला निकाला कि v की वैल्यू h/p ऐसा आया था और तब हम लोगों ने v² किया तो h²/p² हो गया और 1/p² की वैल्यू को जो हमारा 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/dθ का स्क्वायर होता है उसी को u में चेंज करके लिखा था। तब हमारा जो वेलोसिटी आया वो वेलोसिटी ये था। तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट any point of the central orbit velocity at any point of the central orbit is v² = h² और u² प्लस du/dθ का स्क्वायर। यही हम लोगों ने कल वेलोसिटी निकाला था। तो वो तो किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट के लिए था। अब हमको ये कर लेना है कि इसमें ये जो सेंट्रल ऑर्बिट है उससे u की वैल्यू निकालें और du/dθ की वैल्यू निकालें। तो ये दोनों वैल्यू अभी पहले वाले में हम लोगों ने निकाला है उसी को इसमें रख देना है। तो इसको हमने ले लिया 2। तो u की जो वैल्यू आया था वो 1/l प्लस e cos θ और l, यानी l/r 1 प्लस e cos θ होता है। तो 1/r को u कर लिया और l को डिवाइड किया तो 1/l e cos θ/l, यह हमारा u आ गया था। और इसी को du/dθ जब ऐसा निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब हमको एक कांस्टेंट है और यह माइनस e cos θ और l, ये du/dθ ऐसा निकल आया। अब हम क्या करेंगे कि जो v है, जो यह v है उसमें इसकी वैल्यू को रखते हैं और cos θ का डिफरेंशिएशन sin θ। तो यह e cos θ इसका डिफरेंशिएशन माइनस e sin θ ऐसा आ गया। अब इनकी वैल्यूज को हम रखें तो नाउ इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू v², ये तो है और h² कांस्टेंट है, ये रहेगा u की वैल्यू है 1 प्लस e cos θ/l, 1 प्लस e cos θ और l, ये हमारा यह वैल्यू है। तो u² है तो इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ से du/dθ ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर करें तो यहाँ से e² sin² θ और l², इसकी वैल्यू को हमने रख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यह h² और इसका होल स्क्वायर कर दें तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा यह 1 प्लस 2e cos θ प्लस e² cos² θ, इसका होल स्क्वायर
1 प्लस 2e cos थीटा, यह e है, e cos थीटा, और प्लस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई एल स्क्वायर, इसका भी डिनोमिनेटर एल स्क्वायर ही है, तो सबको एक साथ ले लें तो e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई एल स्क्वायर, ऐसा। अब फिर से थोड़ा और देखें, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यह ई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक पास करेंगे तो यह ई स्क्वायर आ गया, यह ई स्क्वायर आया। तब इसको हम लिखेंगे, अब एक ये एच स्क्वायर है और यल स्क्वायर है, तो एक यल को लें तो अभी हम लोगों ने देखा कि एच स्क्वायर बाई यल को म्यू लिखते हैं, तो वो म्यू में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोगों ने यहाँ एच स्क्वायर बाई यल यह ले लिया, और यहाँ से हमको मिला यह 1 प्लस ई स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर बाई एल। और थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि ई और यल इसमें डिफरेंस समझते रहें, तो हमारा यह 1 आई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ई स्क्वायर यह आ गया, और प्लस यहां से जो आया 2e कास थीटा और बाई एल, ऐसा हमको मिला है। तो अब इसको क्यों लिखा कि इसी को अब हम म्यू लिख सकेंगे, एच स्क्वायर बाई एल जहां रहेगा वो हमारा म्यू होगा। यह 1 ई स्क्वायर ये सभी कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं कि यह जो 2e cos थीटा बाई एल है, तो जो इक्वेशन हमारा यहाँ से इसको r के टर्म में चेंज करेंगे, तो जो इलिप्स का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं इलिप्स का, तो वो है हमारा L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा, ऐसा मिलेगा। तो यहीं से हम क्या करेंगे कि ई cos थीटा बाई एल, ई cos थीटा और बाई एल, इसका मतलब 1 बाई आर और माइनस 1 बाई एल, तो यहां से यही वैल्यू ए 1 बाई आर एल से डिवाइड किया और माइनस यह 1 बाई एल और यह ई cos थीटा और बाई एल, ये हमको इलिप्स के इक्वेशन से मिल गया, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तब यहाँ से इसको लिख लिया म्यू, और तब ये लिखा 1 प्लस ई स्क्वायर बाई एल, और यहाँ से वैल्यू यह 2 और इसको ई cos थीटा बाई एल 1 बाई आर माइनस 1 बाई एल, यह आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कि 1 बाई एल यहाँ भी है और 1 बाई एल यहाँ भी है, तो इसको एक पास कलेक्ट कर लें, तो यह म्यू, यह 2 बाई आर यह एक पास लिया, और इसके बाद से ये माइनस 2 बाई एल है और यह प्लस 1 बाई एल है। इट मीन्स माइनस यह 1 और फिर से इसमें यदि माइनस को हम कॉमन ले लें या एक बार लिखें, फिर उसके बाद से हम बताते हैं क्या करना है। तो यह 2 बाई आर ऐसा कर लिया और 1 बाई एल से ये अभी हम प्लस लिखें, और तब यहाँ से माइनस यह ई स्क्वायर और माइनस 1 और बाई एल, ऐसा हमको मिला। अब इसको देखा थोड़ा सा, हमने ये किया 2 बाई आर ये पहले ले लिया, अब माइनस 2 बाई एल ये है और प्लस 1 बाई एल ये है, तो यह ई स्क्वायर तो वैसे रहा, लेकिन माइनस 2 से प्लस 1 तो ये माइनस 1 बाई एल ये हमको मिल गया। लेकिन एक बात को अब यहाँ तक, अभी जब ये इक्वेशन यदि ये कहे कि हमको यही वर्क जो निकालना है वो हाइपरबोला का पूछे,
तो हाइपरबोला में हमारा क्या परिवर्तन होगा, तो उसका भी इक्वेशन तो यही रहेगा, इक्वेशन यही रहेगा। डिफरेंस क्या होगा कि इसमें ई की वैल्यू लेस देन 1 है और उसमें ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि जहां भी हमारा, जैसे यह ई स्क्वायर माइनस 1, ये ई स्क्वायर माइनस 1, जब इस तरह की वैल्यू आएगा ये, तब हम ये देखेंगे कि उसमें आपको जो लेस होगा, जैसे इलिप्स लेंगे तो माइनस को हम करेंगे 1 में से ही को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसमें माइनस कॉमन लेकर के और उसको 1 माइनस ई स्क्वायर करेंगे। और यही जब आपका हाइपरबोला रहेगा तब ई स्क्वायर यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वर्क हुआ। अब इसमें इसकी वैल्यू को हमको चेंज करना होता है। अब वो कैसे चेंज होगा कि अब एक फार्मूले का और यूज हम करते हैं, और वो फार्मूला क्या है, इसकी वैल्यू को हमको निकालना है। लेकिन इसकी वैल्यू को निकालने के लिए पहले तो एक स्टेप करें कि इसमें 1 को प्लस करें, क्योंकि ई 1 से लेस है, तो 1 से लेस ही होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 से लेस आएगा। तब हम इसको लिखेंगे यहाँ से यह म्यू और यह 2/r और माइनस कॉमन ले रहे हैं इसलिए कि 1 ग्रेटर है और ई लेस है, तो हमारा 1 माइनस ई स्क्वायर और बाई एल इस फॉर्मेट में 1 ग्रेटर है और ई लेस है, इसलिए ये जब हाइपरबोला होता तब तो यही रखते हैं, लेकिन जब इलिप्स होगा तो ई की वैल्यू 1 से लेस है, तो 1 माइनस हम इसको करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमको माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तभी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू को अब हम निकालेंगे तो देखें क्या आएगा। अब यल जो है वो आपका L इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम और सेमी लेटस रेक्टम का इलिप्स में वैल्यू होता है b स्क्वायर बाई ए। ये फार्मूला है इलिप्स में, ये ज्योमेट्री में ये चीजें आई हुई हैं, उसका हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो जो L इसमें होता है वो सेमी लेटस रेक्टम होता है और उसका फार्मूला होता है b स्क्वायर बाई ए। अब b स्क्वायर की वैल्यू जो होता है वो हमारा a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ये आता है। अब इस ये से अब यही जब हमारा हाइपरबोला रहेगा तब यह ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो यही दोनों में एक को बताएंगे, हाइपरबोला वाले केस को वैसे हम लोग कर लेंगे। यहाँ तो ए ई जब लेस होगा तो 1 माइनस ई करना पड़ेगा और ई ग्रेटर देन 1 होगा तो ई माइनस 1 करना पड़ेगा। ये बात को ध्यान रखना है। और यह सेमी लेटस रेक्टम का जो चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ गया, यहाँ से क्या आया, यह ए 1 माइनस ई स्क्वायर, तो जो यल की वैल्यू है। और हमको यहाँ चाहिए क्या, 1 माइनस ई स्क्वायर बाई यल। तो अब इसकी वैल्यू को निकाल लें, तो दिस इंप्लाई 1 माइनस ई स्क्वायर बाई एल, यानी यह यल इधर जाए और यह ए इधर आ जाए 1 बाई ए। अब यही 1 बाई ए यहाँ रख देंगे, तो इसको 2 तक आया था, इसको हम 3 ऐसा कर ले। ये भी स्क्वायर की वैल्यू है, तो अब इसी का यूज आप करेंगे यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो अब इसका यूज करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू और यह 2/r और इसी की वैल्यू आ गया 1/a। यही हमारा इसके किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो हमारा वेलोसिटी ही है। इट मीन्स यहाँ से एक रिजल्ट हमने पाया
कि कोई भी पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके प्रत्येक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 2μ/r, जहां r और पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये यहाँ पार्टिकल है तो r ये है, यहाँ है तो r ये है, यानी पार्टिकल जब चेंज होता रहेगा तो r चेंज होता रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी इस तरह से पार्टिकल मूव करके इस तरह से हो कि वो 2/r से लेस हो, यानी ये हम 1/a को सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो जब 2μ/r से उसकी वेलोसिटी लेस होगा तो वो हमारा इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज इसमें करनी नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ दिखाया गया कि v² की वैल्यू 2μ/r। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर पे जब हम हाइपरबोला के लिए करेंगे तो सब कुछ आएगा वही, लेकिन जो है e² - 1 था तो ये प्लस रहेगा। अब इसमें जब सेमी-लेटरल सर्कम को चेंज करेंगे b²/a, तो हाइपरबोला के लिए यह a² e² - 1 आएगा। तो जब e² - 1 आएगा तो अब इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आपका प्लस में रहता है, क्योंकि ये प्लस में आया है। ये माइनस क्यों किया गया? क्योंकि ई लेस था तो कॉमन लेकर के इसको किया गया, लेकिन जब ये वैसे ही रहेगा तो इसकी वैल्यू जो आएगा वो हमारा 1/a। तो हाइपरबोला में यही चीज आती है, लेकिन ये प्लस, यह वैल्यू प्लस 1/a। कैलकुलेशन आपका सेम है। तो दो चीजें हमने किया कि आपका इलिप्स हो तो लाई ऑफ फोर्स क्या होगा, ये हम लोगों ने वर्क कर लिया, और दूसरा कि इसके किसी भी पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी क्या होगा ये डिटरमिन कर लिया गया, तो हमारा यह आ गया। अब तीसरा वर्क हमको ये करना है कि पार्टिकल जैसे ये मूव कर रहा है तो एक पॉइंट से यदि ये मूव करता हुआ जाए और फिर वहीं आ जाए, तब 1 राउंड करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ही हमारा पीरियाडिक टाइम कहलाता है, वो पीरियाडिक टाइम। तो अब थर्ड पार्ट में हमको ये दिखाना कि इलिप्स का पीरियाडिक टाइम क्या होगा। तो इलिप्स का पीरियाडिक टाइम निकालने के लिए जो हम लोग वर्क करेंगे, तो ये देखें कि हम लोगों ने ये रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन, इसके ठीक पहले वाले पे रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, ये हम लोगों ने निकाला कि किसी भी, जैसे हमारा यह एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का यूनिट टाइम में वो कितना एरिया डिस्क्राइब करेगा, वो कल का निकाला जा चुका था, कल का मतलब इसके पहले वाले वीडियो में। तो वो हमारा क्या था कि वो आया था हाफ h, यानी ये वैल्यू हम लोगों ने निकाला था कि कॉल रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, यानी कोई एक पार्टिकल यहाँ है और किसी टाइम t पर यहाँ गया और तब इसके द्वारा सेंटर पर यह एरिया डिस्क्राइब किया गया। तो यदि डेल्टा टी टाइम में इतना एरिया डिस्क्राइब किया गया तो यूनिट में कितना निकाला था, तो यूनिट में हमारा जो आया था वो हाफ h, ये कल का किया जा चुका है, हाफ r² d θ/dt ये आया था, लेकिन r² d θ/dt को ही हम h लेते हैं, तो वह h। इसका मतलब कि यूनिट टाइम में ये जो एरिया डिस्क्राइब करेगा यह रेडियस वेक्टर यूनिट टाइम में जितना एरिया डिस्क्राइब करेगा वो हमारा हाफ h है। तो यदि इसका पीरियाडिक टाइम को हम कैपिटल T से डिनोट करें तब हमें देखेंगे कि यूनिट टाइम में इतना एरिया, इसलिए पीरियाडिक टाइम जो कैपिटल T है तो उसमें निकालने के लिए T × हाफ h, तो ये आपका टोटल इलिप्स का एरिया निकल आएगा। इलिप्स का एरिया का मतलब कि हमारा जहां से, यदि यहां से स्टार्ट किया पार्टिकल मूव करते हुए, तो ये पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया वहां से मूव करता हुआ फिर यहाँ आ जाए तो हमारा वो पीरियाडिक टाइम है। तो जब यहाँ है और यहाँ से इसको सेंटर ऑफ फोर्स से मिलाया गया रेडियस को, तो जब ये पार्टिकल यहाँ आ रहा है तब इसके द्वारा जो एरिया हुआ उस एरिया में ये डेल्टा टी टाइम में है, तो यूनिट टाइम में निकाला गया कि कितना एरिया होगा यूनिट टाइम में, तो वह इतना आया। तो यूनिट टाइम में जो एरिया आया है इतना, तो इसलिए टोटल टी टाइम में जो उसका पीरियाडिक टाइम है
उसमें आपका ये टोटल एरिया या फिलिप्स आ जाएगा। और एरिया ऑफ इलिप्स आपको मालूम है कि पाई ए बी, इलिप्स का जो एरिया होता है वो पाई ए बी। तो यानी हाफ एच टी इज इक्वल टू पाई ए बी। अब इसी से पीरियाडिक टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा पीरियाडिक टाइम आ जाएगा। अब यही वर्क हम लोग थर्ड पार्ट में करने चल रहे हैं। लेट कैपिटल टी बी द पीरियाडिक टाइम of the particle describe the ellipse। तो यानी एक पॉइंट से और टोटल 1 राउंड तक आ जाए वो हमारा पीरियाडिक टाइम है। तो ये इलिप्स को ये डिस्क्राइब करने में कितना टाइम लगा, तो वो हमारा पीरियाडिक टाइम हुआ। और पीरियाडिक टाइम में ये हमको पता है कि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज इक्वल टू 1/2h, या इसी को हम लिख सकते हैं कि एरिया डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू हाफ एच। ये निकाला जा चुका है कि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन हाफ एच है। इसका मतलब यूनिट टाइम में यह रेडियस यूनिट टाइम में जितना सेक्टोरियल एरिया डिस्क्राइब करेगा वो हमारा हाफ एच है। इसलिए टोटल एरिया described by the part, the radius vector, is equal to half h into t। ये क्या है कि यह एरिया है कि जैसे पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ से रेडियस वेक्टर ही आया, तो यूनिट टाइम में यदि ये यहाँ आया तो यूनिट टाइम में इसके द्वारा डिस्क्राइब एरिया ये हुआ। तो चूंकि एक राउंड जब करेगा वो तो उसमें लगा टाइम पीरियाडिक टाइम है, तब ये हमारा एक राउंड में कितना एरिया डिस्क्राइब, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ यही रेडियस वेक्टर यही, और ये रोटेट करता हुआ 1 राउंड जब कर लेगा तो टोटल इलिप्स का एरिया निकल आएगा। तो अब ये हमको मिल गया। लेकिन we know that area of ellipse is equal to पाई ए बी। ये पाई ए बी इसका इलिप्स का एरिया होता है। तब इससे निकाला कि यूनिट टाइम में एरिया जो है वो हाफ एच है और इसको एक राउंड करने में लगा टाइम है वो कैपिटल टी। तो इसका मतलब यूनिट टाइम में जब इतना एरिया तो टी में तो ये टोटल एरिया, और यही टोटल एरिया क्या है, इलिप्स का एरिया है। तो देयरफॉर हाफ एच टी इज इक्वल टू पाई ए बी। अब यहीं से टी की पीरियडिक टाइम निकालना है, टी की वैल्यू, तो यह टी इज इक्वल टू 2 पाई ए बी और अपान एच, यह वैल्यू है। अब एच को हम चेंज करें म्यू एल में, तो एच स्क्वायर बाई एल इसी को डिनोट करते हैं म्यू से। सिंस एच स्क्वायर बाई एल इक्वल टू म्यू, तो दिस इंप्लाई एच इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एल।
ये एल इधर आएगा तो एच स्क्वायर की वैल्यू, इसलिए एच की वैल्यू अंडर म्यू एल, तब यह वैल्यू आया 2 पाई ए बी अपान अंडर रूट म्यू एल इस फॉर्म। अब एल इसमें हमारा सेमी लेटस रेक्टम होता है, तो एल की वैल्यू को हम चेंज कर लें, तो सेमी लेटस रेक्टम जो होता है वो आपका बी स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ से यह 2 पाई ए बी और अपन अंडर रूट म्यू बी स्क्वायर बाई ए ऐसा आ गया। तो ये हमारा सेमी लेटस रेक्टम है। अब आप देखेंगे कि बी स्क्वायर जब बाहर आएगा तो बी होगा इस बी सेकेंड से, और ये अंडर रूट म्यू और बाई ए होगा, ये अंडर रूट में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तब इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 पाई ए, और यह ऊपर गया तो ए टू दी पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब हाफ, तो यह 1 बाई में है तो ऊपर जाएगा तो ए टू दी पावर हाफ और अपान अंडर रूट म्यू। अब यह ए टू दी पावर 1 और ए टू दी पावर हाफ, तो यह 2 पाई बाई रूट म्यू ए टू दी पावर 3/2, ये हमारा पीरियाडिक टाइम हो गया। तो अब इसमें हमको पीरियाडिक टाइम निकालना था, वो पीरियाडिक टाइम निकाल लिया गया। ये जो वर्क हम लोगों ने किया है, इस वर्क को जब आपको हाइपरबोला के लिए पूछा जाएगा तो हाइपरबोला के लिए जैसे इक्वेशन तो वही हम लेंगे पोलर फॉर्म में, लेकिन ई ही हमारा चेंज हो जाएगा, ई लेस देन 1, ई ग्रेटर देन 1। तो इसको जो वर्क किया गया था तो ये पीरियाडिक टाइम तो इसका नहीं पूछता है, लेकिन इसके पहले वाले का जो दो है वेलोसिटी और लाई ऑफ फोर्स, ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो उसको हम लोग सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि जब हाइपरबोला कहेगा तो हम 1 माइनस ई करेंगे, इलिप्स कहेगा तो, और जब हाइपरबोला कहेगा तो ई माइनस 1, क्योंकि हाइपरबोला में 1 से ई ग्रेटर होगा और इलिप्स में ई 1 से लेस होगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इतना को हम ध्यान में रखेंगे, हमारा ये वर्क हो जाएगा।